This is chapter 5, discrete probability distributions. In this lecture, we'll discuss the Bernoulli process and then the binomial probability distribution. अच्छा, यहाँ अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट द बर्नौली प्रोसेस। देखिए, बर्नौली प्रोसेस जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो ही आउटकम्स होते हैं, आइदर सक्सेस और फेलियर। इसमें कोई तीसरा रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, जब बर्नौली प्रोसेस की ये प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स, यानी कि ट्रायल्स इसमें बार बार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स और रोलिंग अ डाई 10 टाइम्स। इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिपीटेड ट्रायल्स। Number 2 is that each trial results in an outcome that may be classified as a success or a failure. यानी कि दो ही इसके आउटकम्स होंगे, either success और failure. अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम डाई रोल कर रहे हैं तो आउटकम्स तो इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, मगर हम बोलेंगे ये कि हमारे पास जो सक्सेस है वो है अकरेंस ऑफ द नंबर 5। अगर 5 आता है तो ये सक्सेस है, बाकी अगर कोई भी नंबर आए तो वो फेलियर है। तो फिर इस लिहाज से रोलिंग अ डाई जो है वो एक बर्नौली प्रोसेस हो सकता है। The probability of success denoted by P remains constant from trial to trial. अब जो भी सक्सेस है जिसको हम सक्सेस कंसिडर कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, क्योंकि ट्रायल्स तो रिपीटेड हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हैं, तो हर ट्रायल में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहती है P। द रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, और जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज नहीं होती किसी भी प्रीवियस ट्रायल की वजह से। नेक्स्ट ट्रायल के जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होती, बिकॉज इंडिपेंडेंट ट्रायल्स यही होते हैं। अच्छा, नीचे यहाँ एक एग्जांपल कंसिडर की हुई है जिसको हम लेकर आगे फिर बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको समझने में हमको आसानी होगी। अच्छा, कंसिडर करें कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है एंड वी आर टू सेलेक्ट 3 रैंडम आइटम्स रैंडमली। ठीक है, और हमको क्लासिफाई करना है कि वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि सक्सेस किसको कहा जा रहा है। अ डिफेक्टिव आइटम इज डेजिग्नेटेड एज अ सक्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर डिफेक्टिव आइटम आता है तो वो हमारी सक्सेस है। और नीचे नीचे यहाँ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 25%, यानी कि जनरली जो है जब ये प्रोसेस चल रहा है तो 25% डिफेक्टिव प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब है कि डिफेक्टिवनेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, दैट इज 0.25, और इसी को हम सक्सेस कह रहे हैं P। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, क्योंकि 3 आइटम्स हैं, तीनों में से तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, या फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव सेकंड डिफेक्टिव हो सकता है, थर्ड अगेन नॉन डिफेक्टिव, या फिर फर्स्ट 2 नॉन डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव हो सकता है। इस तरह से करके टोटल 8 टाइप्स ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं। और x की वैल्यूज आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट में है 0, क्योंकि यहाँ कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। सेकेंड वाले केस में डिफेक्टिव चूंकि 1 है तो इसलिए x की वैल्यू अगेन 1, इसमें वैल्यू भी 1 ही है 1, क्योंकि डिफेक्टिव 1 है इधर इसमें। इस तरह से करके हमने सारे आउटकम्स में x की वैल्यूज असाइन कर दी है। अब फाइंड आउट हमको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ NDN, यानी कि फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव एंड थर्ड नॉन डिफेक्टिव। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये चीजें होनी है। फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव होना ही होना है लाजमी, सेकंड डिफेक्टिव होना है और थर्ड नॉन डिफेक्टिव होना है। तो हम तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर आ गया 9/64। ये तो उसके लिए हो गया कि एक केस, इन 8 में से एक केस होगा NDN, सेकंड केस जो है। अगर हमको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि x की वैल्यूज होंगी 0 1 2 3, और फॉर एग्जांपल हमको फाइंड आउट करना है 1 के लिए कि नहीं एक डिफेक्टिव है, तो हमने एक डिफेक्टिव के 3 केसेस हैं ऐसे। ठीक है, जिसमें सेकंड नंबर वाला डिफेक्टिव है, इस केस में लास्ट डिफेक्टिव है, इस केस में फर्स्ट डिफेक्टिव है। तो हमने यहाँ जो फाइंड आउट किया 9/64 प्रोबेबिलिटी, ये तो सिर्फ एक केस की है जिसमें डिफेक्टिव सेकंड नंबर पे। इन दो की प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो भी 9/64 ही आएंगी, क्योंकि n को हम 2 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 3/4 को हम ट्वाइस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1/4 को हम एक दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा इन दोनों के लिए, मगर वैल्यू यही आएगी आपकी 9/64। तो फॉर x इज इक्वल टू 1,
एफ ऑफ एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर वन डिफेक्टिव प्रोडक्ट आउट ऑफ 3 वो क्या हो जाएगा 9/64 प्लस 9/64 प्लस 9/64। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आ जाएगा ये इस 1 के लिए ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी कहाँ से आई, ये आ जाएगा 9/64 को एक्चुअली हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया है 3 से, क्योंकि 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें एक डिफेक्टिव है और 2 जो हैं वो नॉन डिफेक्टिव है। ओके अब यहाँ हमको करना ये है कि एक फॉर्मूला जनरेट करना है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट जो कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सॉल्व होना है तो उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम लोग अगर अपनी पिछली एग्जांपल ही कंसिडर करें जिसमें हम 3 रैंडम आइटम्स सेलेक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद, और फाइंड आउट करना है कितने डिफेक्टिव हैं और कितने नॉन डिफेक्टिव हैं, और डिफेक्टिवनेस या नॉन डिफेक्टिवनेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमको। तो अब इसमें देखें कंसिडरिंग फॉर x इज इक्वल टू 2, कंसिडरिंग फॉर x इज इक्वल टू 2 मतलब ये कि 3 आइटम्स हैं उसमें से 2 डिफेक्टिव होने चाहिए और 1 नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। तो पहले हम करेंगे ये कि हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर हमारा सक्सेस क्या है, सक्सेस हमारा ये है अकरेंस ऑफ अ डिफेक्टिव आइटम, और डिफेक्टिव हमको कितने चाहिए 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू 2 की हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी, और एक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो हम 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। क्यों, क्योंकि हमको 2 डिफेक्टिव चाहिए और 2 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 इंटू 1/4। 1/4 इंटू 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर 2। अच्छा इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि 3 आइटम्स में से हमको 2 डिफेक्टिव चाहिए और 1 नॉन डिफेक्टिव चाहिए। तो जो अगला नॉन डिफेक्टिव होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। अच्छा अब ये तो आ गया एक कोई ऐसा आइटम जिसमें 2 डिफेक्टिव हैं और 1 नॉन डिफेक्टिव है। मगर हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जब आउटकम्स का जो कॉलम बना हुआ था उसके अंदर लिखा हुआ था कि 3 ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें 2 डिफेक्टिव होंगे और 1 नॉन डिफेक्टिव होगा। वो कौन कौन से, वो है N D D, सेकेंड इज D N D, थर्ड इज D D एंड N। ये 3 केसेस हैं जिसमें एक डिफेक्टिव होगा और 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो अभी हमने जो फाइंड आउट किया है प्रोबेबिलिटी 1/4 होल स्क्वायर इंटू 3/4, ये सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी आई है, ये सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी आई है D इंटू N। हमको फाइंड आउट करना है इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज जिसके लिए x इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि x हमारे पास क्या है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स के लिए हमको चाहिए 2, उसके लिए ये तीनों के तीनों केसेस वैलिड हैं। तो यहां हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे 3 से। 3 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल ये टोटल हमारे पास 3 केसेस हैं। अगर इसको हम जनरलाइज करें तो जनरल फॉर्मूला इसका ये बनेगा जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, ये NCX ये आपका है, ये इस 3 की रिप्लेसमेंट में है, ये 3 जो है क्योंकि ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं जिसमें हमारे पास हमारा जो x है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल यहाँ हमको x इज इक्वल टू 2 चाहिए था, तो ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें 2 डिफेक्टिव्स हैं, तो ऐसे 3 केसेस हैं। तो इन जनरल फॉर्म टोटल अगर n केसेस हैं उसमें से आपको x केसेस का फाइंड आउट करना है, तो हम उसको NCX करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। और हमने वैसे पहले बताया था कि हमारे पास एक सक्सेस है और दूसरा फेलियर है, इसके अलावा और कोई तीसरा आउटकम नहीं है। तो हम x केसेस को डालते हैं एक सेल में
और n माइनस एक्स केसेस वो ऑटोमेटिकली दूसरे सेल में चले जाएंगे। तो फाइंड आउट करना कि x केसेस कितने होंगे आउट ऑफ n। यूजिंग कॉम्बिनेशंस हम करेंगे NCX। ये तो होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब उसमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू x, क्योंकि x ऐसे केसेस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी p है, तो हम सबकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ कर रहे हैं 1/4। 1/4 हमारी डिफेक्टिवनेस की प्रोबेबिलिटी है, और हमारे पास चूंकि दो डिफेक्टिव केसेस हैं इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/4 को, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि p की हम पावर लगा देंगे x, दैट इज 2 हियर। और इसी तरह से जो q है यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी, जो कि यहाँ है नॉन डिफेक्टिवनेस की, क्योंकि नॉन डिफेक्टिवनेस हमारे पास अभी हमारे पास फेलियर है, क्योंकि हम सक्सेस कंसिडर कर रहे हैं डिफेक्टिवनेस को। तो 3/4 को हम एक ही दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि नॉन डिफेक्टिव हमारे पास एक ही है। और ये 1 एक्चुअली क्या है, यहाँ टोटल ट्रायल्स हमारे पास 3 थे, क्योंकि हमने 3 रैंडम आइटम सेलेक्ट किए थे। तो 3 - 2 is 1, तो इसलिए हमारे पास जो पावर आई क्यू की वो 1 आई। तो यहाँ हम 3/4 को 1 की पावर से 1 से मल्टीप्लाई 1 पावर एस की इधर। तो इस तरह से फॉर्मूला जनरेट हुआ। और अब यहाँ देखें अगर आप इस फॉर्मूले के, अच्छा यहाँ भी पिछली एग्जाम्पल को ही डिस्कस किया है इन्होंने। और नोट दैट व्हेन n इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 नंबर ऑफ आइटम्स थे जो हमने सेलेक्ट किए थे, एंड p इज इक्वल टू 1/4, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिवनेस, उसी को हम सक्सेस कह रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स में बी रिटन एज, और इसका ये जनरल फार्मूला दिया हुआ है। अगर x आपको शो कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इस एक्सपेरिमेंट में, जो कि और x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, यानी कि कोई भी डिफेक्टिव ना हो, एक डिफेक्टिव हो, दो डिफेक्टिव हो, या तीनों के तीनों डिफेक्टिव हो, तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा बायनोमियल ऑफ x, n एंड 1/4। n हो गया 3, 1/4 is the probability of success, so that is NCX into probability of success to the power x, that is 1/4 whole power x, into probability of failure, that is 1 minus p, that is equal to q, so 3/4, that is the probability of non-defectiveness, whole power n minus x, that is 3 minus x। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, और अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जो आपका सेकेंड स्लाइड में दिया हुआ था। ओके, यहाँ एक एग्जांपल है, द प्रोबेबिलिटी द सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ शॉक टेस्ट इज 3/4। अभी हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस पर हमको समझ में आएगा कि 3/4 सक्सेस है या फेलियर है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 कंपोनेंट्स टेस्टेड सर्वाइव। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है 2 कंपोनेंट्स की। So that means survival from a shock test, that is success. So 3/4 is the probability of success, that is P. Total number of components कितने हैं 4, तो ये हमारा हो गया n, यानी कि हम n टाइम्स ट्रायल करेंगे, हम n टाइम्स हम टेस्ट करेंगे कि ये सर्वाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और फाइंड आउट हमको करना है 2 की, कि 2 कंपोनेंट्स वो सर्वाइव करते हैं। सो हमारे पास x हो गया 2, n is total number of tests जो हमने किए हैं, यानी टेस्ट कितने होंगे जितने कंपोनेंट्स हैं, तो टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। सो n is 4, x is equal to 2 and p is equal to 3/4। सो अब q आप खुद ही फाइंड आउट करेंगे, 1 minus 3/4 वो जाएगा, दैट इज 1/4। सो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बायनोमियल ऑफ 2, 4 and 3/4। सो ये हो गया NCX, दैट इज 4C2 into the probability of success 3/4 whole power x, that is 2, into probability of failure, that is 1/4। ये आप खुद ही फाइंड आउट कर रहे हैं, रिमेंबर दिस, ये आप खुद ही फाइंड आउट कर रहे हैं, q आपने खुद ही फाइंड आउट किया। और ये क्या हो गया 1 minus p, और p हमारे पास क्या दिया हुआ था 3/4, तो ये हो गया 1 minus 3/4, that is actually equal to 1/4। अच्छा, q की आप पावर क्या लेंगे n minus x, और यहाँ n minus x भी हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 के, दैट इज 4 minus 2 is 2। तो q इस तरह से आपने खुद ही फाइंड आउट किया।